हाँ, धन्यवाद। सभी को नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए। जैसे कि निरंजन जी ने मुझको बोला कि आज आपको प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच में अंतर समझाना और बताना है कि क्या इसमें क्या रही है देश की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारने में बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज क्या हालत बन गई है देश की। अ, तो थोड़ा-सा हमको जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे जितने भी बैंक थे, वो सारे के सारे प्राइवेट थे और वो बड़े-बड़े पूंजीपति के हाथों में बिके हुए थे। और वो लोग क्या करते थे कि लोन खुद ब खुद बाँट लेते थे और जाके क्या होता था कि वो खुद भी यहाँ पर एज़ ए एमडी पोस्ट में है और एक बड़ी इंडस्ट्री का खुद में बहुत बहुत ही बड़े पोस्ट पर है। तो अपने जॉब अपने द्वारा बैंक द्वारा दिया गया लोन को वो खुद में ही इन्वेस्ट करते थे और इससे क्या होता था कि बैंकों को बहुत बड़ा लॉस होता था, बहुत बड़ी हानि होती थी और लोग समाज से जुड़ नहीं पाते थे। और समाज से जुड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि तब कि बैंक को कैसे इसको इकोनॉमिक रोल में डाला जाए। तो पीयूष जी मैं काइंडली मेरा पीपीटी चलाइएगा प्लीज़। तो जब तो इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मैंने बोला कि राष्ट्रीयकरण। बैंक पहले प्राइवेट था, कुछ चंद हाथों की लिमिट में वो बंधा हुआ था। और इसमें हम देखते हैं कि 1947 से 1969 तक जितने भी बैंक हैं थे, सारे के सारे बर्बाद हो गए थे। लगभग 559 बैंक 559 जो प्राइवेट बैंक थे, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं। और उसमें कितने लोगों की जमा पूंजी गई, जो समय लोग बैंक में पैसा रखते थे, लोग वही अच्छे से रखते हैं। तब इंदिरा गांधी सरकार ने इसको देखा और बोला कि नहीं, बैंक को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि आम लोगों को उससे फायदा हो और उस पैसा का जो रोल होगा, मशीनरी में जो पैसा आएगा, जो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो समाज में पैसा आएगा, उससे यहाँ की ग्रोथ होगी, भारत की खुद की ग्रोथ होगी। क्योंकि जब पीओसी को सेक्टर ग्रोथ करता है तो लोकल में ही सब कुछ होना चाहिए। तो इम्पोर्ट सबसे बड़ा बात था कि इम्पोर्टेशन। भारत में जितने भी बाहर से सामान मांगा जाते थे पहले, आजादी के पहले, तो उस पर डिसीजन होता था कि कैसे इसको करके यहाँ इन्वेस्ट करके और माल को यहाँ खपा करके और बाहर ले जाया जाए। तो इसको रोकने के लिए ही जितने भी पीएसयू हैं वो सबका संगठन किया गया था। पीयूष जी मेरा एक काइंडली पीपीटी चलाइएगा। तो इसमें आप साफ देख सकते हैं कि क्यों किया गया। क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे बहुत ही जॉबलेस थे, आज भी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा रखा गया कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री सब यहीं के ही बने। एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बूस्टअप करें। एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। आपको जान के हैरानी होगी कि 1951 से 1967 तक मात्र 2% ही इसका सेक्टर में इसका निवेश था, मतलब कि इकोनॉमिक में मात्र 2%। और जो अदर इंडस्ट्री था उसका 34 से 64.5% तक चला गया था। इतने भारी अंतर दोनों में थे, 34 से 64.3। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की हालत उसमें क्या थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो। तब हाँ, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आते हैं अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री में। इस इसमें हम ये देख कि 1956 में जब इसकी गठन किया गया था कि किस प्रकार हम अपने अंदर की इकोनॉमी को ग्रोथ करें और अपने अपने अंदर की इकोनॉमी को ग्रोथ करके इसको आगे बढ़ाएं। उसी समय बहुत सारे पीएसयू की शुरुआत की गई। उसके अंदर एचईसी था, उसके अंदर एयर इंडिया था, उसके अंदर कोल इंडिया था, उसके अंदर बीपीसीएल था, उसके अंदर बहुत सारे तुंगभद्रा इंडस्ट्री थी, बहुत सारे ऐसे थी जिसके कारण यहाँ की इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जाए और इसमें बहुत ही जबरदस्त इंडियन गवर्नमेंट को फायदा भी हुआ। लेकिन साथ साथ भी क्रमवश में हम देखें तो एक इंडस्ट्री का भी एक बोलबाला हल्का हल्का उसमें भी था। कैसे था उसको हम आगे जानेंगे कि लोन तो दे रहे थे, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से स्टार्टिंग से ही दिया नहीं जा रहा था। इंडस्ट्री के कुछ लोग जैसे गई थी, हालांकि कभी इसमें आते हैं, लेकिन उनको बहुत ही कम दिया गया था। लेकिन
इन लोगों की शुरुआत हो गई थी कि हम चुनाव कैसे जीते हैं। और इंदिरा गांधी के समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। 1983 का वर्ल्ड कप का हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी पैसा नहीं बाकी रह गई थी कि एक वो वर्ल्ड कप करा सके। जब 83 में जीत के आए थे, 87 में इंडिया में प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप कराएंगे। इतनी उसकी बैड इफेक्ट थी इंडियन गवर्नमेंट के पास, इतना उनके पास पैसा ही नहीं था कि एक वो स्टेडियम बढ़िया से तरीके तैयार कर पाए, दर्शकों के लिए गाइडलाइन दे पाए, सब कुछ जो भी तरीका था। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक छोटा सा वो छोटा सा प्रोग्राम नहीं कर सकती है। अब हम आते हैं कि जब इतने बड़े हुए तो हमारी हमारी फेल क्यों? फेल उस समय नहीं हुआ था। लगातार ये देश के लगातार सेवा ये इसमें लगे रहे और देश के बहुत सारे युवा लोग इसमें रोजगार भी पाए। हमारे पूर्वज जितने भी हैं उनको उनको इनके द्वारा नौकरी दिया गया और लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक एक जबरदस्त फॉल आया, क्योंकि 1990 का जो इकोनॉमिक फॉल था, यूएसएसआर का विघटन, उसे जबरदस्त एक त्रासदी आई। और उस त्रासदी के कारण क्या हुआ, क्योंकि उस यूएसएसआर से भारत की राजनीति बहुत ही अपने आपस में जुड़ी हुई थी। और उस जुड़े होने के कारण उसकी जो भी वहां की समस्याएं होती थी वो सीधे सीधे हमारे भारत पर वो प्रभाव करती थी। और उसी कारण जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और जब वहां की वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह अमेरिका के भी चरमराई थी 1990 में, तब इंडिया की इफेक्ट भी बहुत तरीके से ये प्रभावित किया। और इसके कारण यहाँ की इकोनॉमी बहुत धराशायी हो गई। उसमें पीवी नरसिम्हा राव थे, वो बहुत ही अचंभित हो गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे देश को संभालूं। तब तब उसमें मनमोहन सिंह ने हेल्प किया और बोला कि आप रुपए का वैल्यू गिरा दो। तो यहीं से रुपए का वैल्यू गिरने का जो स्टार्ट हुआ वो आज तक क्रमशः जारी है। जबरदस्त तरीके से रुपए का वैल्यू गिराया गया और डिस इन्वेस्टमेंट, एक नया शब्द लाया गया, विनिवेश। क्या हम विनिवेश करेंगे, विनिवेश में अधिक हम देंगे, अधिक पूंजीपतियों लोगों को देंगे, वो लोग देश चलाएंगे। वो लोग कुछ, हम लोग कुछ भेज देते हैं, बाहर से आएंगे मार्केटिंग, एक ग्लोबल मार्केटिंग का हवा पूरी तरह से फैल गया था कि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था। बाहर से मार्केट में लोग आएंगे, पैसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इंडस्ट्री, फिर यहीं से कमा के फिर अपने यहाँ प्रॉफिट कहाँ ले जाएंगे इसका कुछ लेना देना नहीं था। आप यहाँ पर आइए, पैसा लगाइए, कमाइए और ले जाइए बाहर। ये कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो देश आजाद के पहले की जो हिस्ट्री रही है उसी से मिलता जुलता है, कुछ इसमें असर हुआ नहीं है। दोनों एक तरह से समान स्तर पर हैं। आगे स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम डिस इन्वेस्टमेंट का रूप देखेंगे कि डिस इन्वेस्टमेंट जब किया गया, भयानक तरीके से किया गया, तो इसमें क्या क्या हुआ। धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडस्ट्रियल लोगों के गिफ्ट में आते गई और ऐसा ऐसा गिफ्ट में आते गई कि अब पूरा चुनाव भी वही लोग डाइवर्ट करने लगे अपने मर्जी से। जब मन चाहे इसको सरकार बना दे, जब मन चाहे उसको सरकार बना दे, इसकी सरकार गिरा दे, उसकी सरकार को गिरा दे। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये गुड्डे की भांति ये डोलता चला गया कि हम नहीं, आज इसकी सरकार है तो मैं पैसा ये कोई कहने वाली बात नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया गया है, कि पैसा जो लगाएगा सरकार को आगे बढ़ाने में, उसको ही आगे दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने के बाद उसकी ही पूरी बागडोर होगी। और जो लोग पैसा लगाएगा समाज में, सिस्टम में, पॉलिटिकल पार्टी में, उसी के हिसाब से पूरी इकोनॉमिक कंडीशन का रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब भी तब जब ये हुआ, जिस इन्वेस्टमेंट जब लागू हुआ उसमें भी बहुत सारा विरोध हुआ था, लेकिन उस विरोध की चरम सीमा नहीं थी, क्योंकि क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन, तो जब इन्वेस्टेशन आई यहाँ पर तो कुछ नौकरियां मिलने लगी हल्के फुल्के, और प्राइवेटेशन बहुत तरीके से, प्राइवेट कंपनी बहुत भारत में आई। तो हम ये देखते हैं कि प्राइवेट जो कंपनियां आई उसे थोड़ा सा नौकरी मिला लोगों को, चाहे वो कम ही अमाउंट में मिला, लेकिन नौकरी मिला तो उससे लोग खुश हो गए। चलो भाई, कुछ तो फायदा हो रहा है समाज को, कुछ तो फायदा हो रहा है देश को, चलो ये ठीक है, अच्छी बातें हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं किसी चीज को भी आप मौका देते हैं तो वो आपको धीरे धीरे अंदर खोखला कर जाती है। चूहा क्या होता है,
चूहा को आप बोलेगा अरे भाई आ जाओ, ठीक है अनाज खा लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, दो वो रोटी दे दी कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे रोटी के बजाय वो आपको सीधे वो अब चावल में घुस जाएगा। चावल ही ना खा रहा है, कोई बात चावल खाने दो। अब वो धीरे 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 वो क्या करे, कपड़ा कुतर देगा, अरे कपड़ा कुतर देगा कपड़ा। एक दिन वो सारा देखेगा कि आपके पास रखा हुआ सारा पैसा भी कुतर गया, कपड़ा भी कुतर गया, सारा कुछ, और पूरा जगह वो अपना तहस नहस पूरा कर दिया। तो ये एक जिस पर चूहा एक पूरी बनाए बनाए घर स्थिति को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा किसी की इसमें कटास नहीं है, चूहा बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको कि किस प्रकार एक छोटा सा प्राणी किस प्रकार ये पूरी तरह से एक अच्छी समाज को वो खत्म कर सकता है। उसी प्रकार ये पूंजीपति के द्वारा जो किए गए बदलाव हो रहे हैं आज हमारे समाज में, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है देश को। और एग्रीकल्चर फील्ड को तो एकदम से ही स्टार्टिंग से ही इसको जब हम देखते हैं कि 1956 में 2% का इसका था, आज भी बहुत ही कम है। एग्रीकल्चर को टोटली बाय टोटली इसको इग्नोर किया गया, और इस इग्नोरेशन का कारण ये हुआ कि हमारे देश में आप जानते हैं कि 70% के ऊपर उस समय भी कि 70% के ऊपर कृषि पर ही देश चलते थे, लेकिन कृषि को कभी भी औद्योगिक नीति का दर्जा नहीं दिया गया, कभी भी उसको उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया कि हाँ कृषि को भी लाया जाए। बैंक इसलिए लाया गया था कि आप गांव गांव बैंक चलाएंगे और लोन कृषि किसान को बांटेंगे और किसान उसको उपज करेगी और उसे डायरेक्ट फायदा देश को होगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि किसान कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया। बैंक फिर वही रूपरेखा में चले गई, बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दो, और उनका जो भी तरीका निकाला गया लोन बांटने का, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1991 से अटल गवर्नमेंट के समय उसमें डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 53,000 करोड़ का हुआ। ये बहुत ही कम था। आप सोचिए कितना 1991 से जब बीजेपी की सरकार आई थी कुछ अल्प समय के लिए, लेकिन अटल जी के समय कितना हुआ, सीधे 98,000 करोड़। कितने अंतर, कितने यहाँ 1991 से और अटल जी का गवर्नमेंट, और अटल जी अपने इसी सरकार में 98,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसके बाद पुनः मनमोहन सरकार की आती है, वह 1,73,000 करोड़ 2010 तक, ये 2014 तक है। तो ये इतने तरीके से ये हुआ कि 1,73,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आते हैं आज के समय में कि मोदी सरकार ने 3,61,700 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। और इस डिसइन्वेस्टमेंट का खेल इस प्रकार खेला गया कि बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बताएं कि एग्रीकल्चर फील्ड को टोटली बाय टोटली इग्नोर कर दिया गया। अब ये क्या किए कि जो लोग धन पैसा देते थे सरकार को, उसी हिसाब से उसकी रणनीति बनाते थी। एक तरफ आपको मैं ले चलता हूँ 2000 सितंबर 2013 की घटना, जब मोदी सरकार की स्टार्टिंग हुई थी, तब उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था अपने में। कांग्रेस से सब लोग क्षुब्ध थे, बहुत लोग क्षुब्ध थे कि भाई देश को क्या होगा, देश में तो महंगाई बढ़ते जा रही है, कांग्रेस के साथ कुछ भी काम के नहीं है। तब मोदी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया कि मोदी साहब एक नया चेहरा है। तो पुराने चेहरा थे, लेकिन भाई एक जबरदस्त हवा चला गया, और ये हवा वो खुद ब खुद नहीं बल्कि उनके पीछे जबरदस्त एक ताकत थी जिसको एक पूंजीपति कहते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। उसमें एक छोटी सी घटना है कि उनकी जेट विमान, जिस विमान से वो ट्रेवल करते थे, तो वो विमान किसका था, अडानी जी का था। अब अडानी जी का वो विमान तय करे, कोई बात नहीं, करते हैं लोग, करने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड से पैसा देती है। लेकिन इस दौरान उनकी इकोनॉमी जबरदस्त ग्रोथ हुई। किसकी इकोनॉमी, भारत की नहीं, अडानी जी की। स्लाइड में आपको पीयूष जी बताएंगे कि वो कैसे कैसे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो इस पीपीटी के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट यही रहा था कि प्राइवेट बेस्ड कंपनी क्यों लॉन्च किया जाए, कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, वो तो हम आपको बता ही दिए। लेकिन हुआ जस्ट
उल्टा कि वो कॉमन मैन को टोटली तरह से वो चीट किए। कैसे किए कि आप आपकी जो वैल्यू है, आप अगर यदि 10,000 आप अगर यदि औकात रखते हैं 25,000 कमाने का, आपको वो 15,000 में खटा रहे हैं। और इस प्रकार वो एक तो यूथ को बेवकूफ बनाए, बड़े बड़े की मॉल बना करके ये वहां जॉब करो, वहां जॉब करो, दौड़ो भागो, ये दौड़ाते गए, भगाते गए, लेकिन युवाओं की भी अंदरूनी ताकत जो है वो युवा शक्ति छीनती गई। आप इस चीज देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, कुछ दिन तो वो ठीक रहते हैं, बाद में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, क्यों? पैसे के लालच में। लेकिन वहां भी उसकी हाल बुरा रहती है, रात रात 12 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यूथ लोगों को पूरा तरह से चूस लिया गया। उन लोगों की बौद्धिक क्षमता भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस प्रकार खत्म होती जा रही है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं अब देश के लिए, या देश के लिए अपने लिए क्या करूं। सुबह उठते हैं, जॉब में जाते हैं, शाम आते हैं, इस प्रकार करते करते उनको लगता है, अपने आप को चेहरा देखते हैं तो वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इस प्रकार हम देखते हैं कि युवाओं के साथ साथ उन्होंने पूरा देश को ही लूटा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो देश की नहीं हुई है, बल्कि खुद ब खुद उसकी होते चले गई, एक कंपनी की होते चली गई। आज हम देखेंगे कि देश का जो जीडीपी है वो लगातार 40% गिर चुका है, 40%। लेकिन हमारे दो जो पॉकेट के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉकेट में रहने वाले दो कर्मी हैं, जो कर्मी ही बोलेंगे ना, जो काम करते हैं, वो एक अंबानी एक अडानी, बस उन लोग की जबरदस्त प्रॉफिट होती जा रही है। ये कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं जिसमें कि सरकार की जीडीपी ग्रोथ जा रही है, और एक दो कंपनी, एक और दो अंबानी के नेटवर्थ में लगातार उछाल होते जा रही है। इस पे ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, इस पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि जिस इन्वेस्टमेंट से उनकी कितने बैंक की राशि का बर्बाद हुआ, कितना बैंक का राशि बर्बाद हुआ, और कितना लोगों का पैसा खराब हुआ, और दूसरी तरफ उनकी कितनी इकोनॉमी बढ़ती चली गई। हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पहले हम आते हैं बैंक में। बैंक का जो एक प्लान था कि हम कैसे बूस्ट करें इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को और एमएसएमई को, क्योंकि बोला जाता है कि सबको तो जॉब सरकार दे नहीं सकती है। ये प्राउड भी कहता है और अन्य लोग भी कहते हैं कि 100% हम गवर्नमेंट जॉब हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो एमएसएमई के द्वारा हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसी के तहत एक किया गया कि चलो भाई लोन बांटो, लेकिन कैसे लोन बांटो? तो बैंक का हम सपोर्ट करेंगे, चलो। तो उन्होंने एक सीटीएमईसी एक है, मुद्रा योजना है, और बहुत सारी योजना है जिसके तहत बैंक को दिया गया कि आप ये लोन करो, एक और पंप प्लान करो, पैसा इन्फ्यूज करो मार्केट में, जिससे कि जॉब क्रिएट होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि जितनी सरकार थी, सब ये बोलते थे कि हमको आज क्या 100 दे दो। तो आप बोलोगे कि 10 दिन में 100 लोन कर दो, तो कोई बैंक के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10 दिन में 100 लोन कर देगी, वो भी अच्छी लोन, जिसको बोला जाता है क्वालिटी लोन। सॉरी, क्वालिटी लोन। तो क्वालिटी लोन बेस्ड लोन हुआ ही नहीं, हुआ ऐसा नहीं बात है कि हुआ, लेकिन बहुत ही कम, मिनिमम उसको मात्र हम 10% गिनते हैं। 10% इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि आज देश की पीएसयू और खासकर नेशनलाइज बैंक की हालत बहुत ही खराब है। इतने खराब है कि आपको यदि कि 100 दिन में यदि आप, हाँ सॉरी, 10 दिन में आपको बोला जाए कि आप 100 लोन बांटिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि वो गलत लोगों के हाथ में जाएगा, और गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो पैसा वो मार्केट में पुनः आएगा ही नहीं, और वो फेल हो जाएगा। और यही कारण था कि टोटली बाय टोटली हर एक पीएसयू बैंक इसी तरह पैरालाइज होते चले गए। एक दबाव की राजनीति है कि आपको इतना आप आज ही एग्जाम्पल देख लीजिए कि मोदी जी बहुत बोलते हैं कि मुद्रा बांटो, मुद्रा, मैंने इतना मुद्रा बांट दिया, लेकिन हकीकत क्या है? मुद्रा से किसको फायदा हुआ, किसको नहीं फायदा हुआ? बल्कि वही जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, मैक्सिमम उन्हीं को लोन मिला, छोटा मोटा के रूप में। अभी नया भी लोन मिला तो कोई काम का नहीं, उससे जॉब क्रिएशन बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो टोटली बात देखा जाए तो आप नीति तो अच्छी लाते हैं, बहुत ही अच्छी नीति लाते हैं, लेकिन उसका जो एक दिया जाता है एक कि कैसे लोन बांटा जाए,
वो पॉलिसी बिल्कुल ही गंदी है। एक टाइम पीरियड के अनुसार बोला जाता है कि 2 महीने के अंदर लोन मार दिए, 3 महीने के अंदर लोन मार दीजिए, जो कि बिल्कुल असंभव है। एक गुड लोन करने के लिए ये टारगेट बेस्ड लोन होना ही नहीं चाहिए, टारगेट बेस्ड कोई प्रोग्राम होना नहीं चाहिए कि आपको इतना, हाँ टारगेट होना चाहिए लेकिन एक समय देना चाहिए, लेकिन आप क्विक कर दो, आज ओवरनाइट जाके सुबह आप सारा लोन कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी कारण पीएसयू बैंक जितना भी है वो पेरिश कर दी गई। और इसके बारे में मैं नहीं, डॉक्टर रघुराम राजन खुद बोले हैं कि जो बैंक के जितने भी जो गवर्नमेंट जो स्कीम है उसके कारण बैंक, पीएसयू बैंक हैवली पेरिश हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जिसके कारण की हम लोग देखते हैं कि एनपीए बहुत ही ग्रोथ हुआ। और इस एनपीए ग्रोथ के बाद क्या हुआ कि बैंक चले गए थर्ड पार्टी सेलिंग में। थर्ड पार्टी सेलिंग में इसलिए गई क्योंकि भाई आपको कंपटीशन करना है एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से, ये सब बैंक है, वो बैंक है, तो आपको कंपटीशन करना है। तो आप क्या करो, इंश्योरेंस बेचो, सोना बेचो। अब बताइए, बैंक इंश्योरेंस बेचेगी कि सोना बेचेगी कि गुड क्वालिटी लोन करेगी कि अपनी जो कस्टमर बेस है उसको संभालेगी? आईटी स्ट्रक्चर पीएसयू बैंक लोगों की लगभग बहुत ही बुरी स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट बैंक में संख्या 100 रहती है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जो पीएसयू बैंक है उसमें 10,000 रहती है। इतना 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 भारी अंतर है। एक शहर में यदि आप ले लो कि प्राइवेट बैंक में कितने आपके ग्राहक हैं, तो 100 हैं, और वहीं बगल में यदि एसबीआई है तो उसमें आपको हम 10,000 के ऊपर रहेगा। इतने भारी अंतर है। तो इतने भारी अंतर में आईटी में बहुत ही इफेक्ट करता है। तो इस आईटी को सुधारा नहीं है। पीएसयू में आज कोई भी पीएसयू बर्बाद हो रही है, उसका ये कारण है कि उसके बेसिक मॉडल पर चेंजिंग नहीं होती है। आप बोल देते ये कर दो वो कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पर बिल्कुल ही चेंजिंग नहीं आती है। इस कारण की हर पेरिस करते जा रहा है। और हम जैसे बताएं, अब इंश्योरेंस बेचो, बताओ अब इंश्योरेंस बैंक बेचेगा तो काम क्या करेगा? अब उसके कारण अब लोन जो बांटा जा रहा है, लोन के साथ अब इंश्योरेंस, ये हालांकि अब बहुत ही इसमें हमारे बैंक यूनियन और बहुत सारे लोग इनका विरोध किए, उसके कारण ये हुआ कि इसमें बहुत ही कमी आई, लेकिन उतनी कमी नहीं आई। देखते हैं कि प्राइवेट बैंक खोला गया कि आप देश की आर्थिक स्थिति को ठीक कीजिए, बढ़िया कीजिए, और आप खुद ब खुद चलाइए। लेकिन हम देखते हैं अभी तात्काल के समय में देखते हैं कि जितना भी जो इतिहास जो 1947 से 1969 तब तक देश का बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय कितने 559 बैंक पेरिश कर गए थे, बर्बाद हो गए थे, पैसा लोगों के लेके भाग गए थे। और भाग गए थे, लेकिन फिर भी बैंक जो भी अभी करंट गवर्नमेंट है वो बोलती नहीं आप प्राइवेट बैंक खोल सकते हो। क्यों? बस क्योंकि अपने कमाने के लिए, क्योंकि वो लोग पैसा इन्फ्यूज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। इस पर हम देखेंगे कि जो भी प्राइवेट बैंक है या जो भी है, तो वो बहुत सारे इग्नोर करते हैं, माने कि उनकी खुद के सीए रहते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। और उस मैनिपुलेशन की स्थिति में क्या आती है, एक समय ऐसा होता है कि वो खुद बैंक पेरिश कर जाती है। और उस पेरिस का एक ताजा उदाहरण है यस बैंक, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी बैंक थी, सब बोलते यस बैंक बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन क्या हुआ, आज वो कोड़ी के भाव में भी उसका शेयर नहीं है। कोड़ी के भाव में शेयर नहीं है, जब कहा उसके शेयर बहुत आगे हुआ करती थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक भी अपने जो पहले का इतिहास रहा है और आज का इतिहास रहा है, वो ये है कि वो सिर्फ अपने लिए कमाता है, ना सोशल सर्विस के लिए कमाता है, ना बैंक तो ना देश के लिए कमाता है, वो अपने के लिए कमाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम देखेंगे कि एनपीए के कारण बैंक को कितना लॉस हुआ है। ये आपके सामने एक डेटा है, छोटा सा डेटा है कि 2014 से 2019 तक 6,60,000 करोड़ राइट ऑफ किया गया है बैंक से, नेशनलाइज बैंक से। आरबीआई ने खुद भी ये जारी किया है कि सितंबर 2019 में कि 68,607 करोड़ जो कि बैड लोन थे, जो कि एनपीए का किया जाता है, उसको राइट ऑफ किया गया। राइट ऑफ मतलब माफी दिया गया। मतलब कहाँ प्रभाव पड़ा? बैंक के कैपिटल में प्रभाव पड़ा। अब बैंक में पैसा घूम के नहीं आएगा तो कहाँ प्रभाव पड़ेगा? बैंक के कैपिटल में ही प्रभाव पड़ेगा। और जब बैंक के कैपिटल में प्रभाव पड़ेगा तो पैसा किसका है? पैसा तो आम जनता को है। जब आम जनता का पैसा घूम के जनता के पास नहीं जाएगा तो बैंक तो पेरिश होगी ही। और ये ताज्जुब होने वाली बात है सबसे कि इस दौरान जितने भी बड़े बड़े कंपनियों का लोन माफ हुआ है,
लगभग 750 कंपनियों का 1,000 करोड़ का लोन माफ हुआ है एनसीएलटी के द्वारा। एनसीएलटी क्या है? एक विभाग है इसके, जहां उद्योगपति लोग जाते बोलते मैं दिवालिया हो गया, मेरी एक कंपनी होगी दिवालिया हो गई, मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ, हाथ खड़ा कर देता है वो हाथ खड़ा कर देता है, वो ठीक है भाई इसको बेच दो, कोड़ी के भाव में उसको बेच दिया। 5,000 करोड़ का कंपनी है, जैसे कि रुचि सोया 5,000 करोड़ की कंपनी, उसको बहुत ही कोड़ी के भाव में बेच दिया, भिगमंगा बना दिया। और फिर एक दूसरी कंपनी आई जो अभी तरोताजा रूप में उभर रही है, हमारी रामदेव ऑयल कंपनी, उसने रुचि सोया को खरीद लिया। अब उसने रुचि सोया को खरीदा तो एक तो लोन जो जितने बिका उतना उतना उसको मिला, और प्लस जितना की बकाया थी उतने रामदेव बाबा ने लोन ले लिया बैंक से उसको फिर से मैंने चलाने के लिए। और ताजुब की बात यह है कि जी जो भी कंपनी इतने नुकसान में रहती है, उसके जो ओनर हैं उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं आती है, कोई भी कमी नहीं आती है। आगे स्लाइड में उसको देखेंगे कैसे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ पीछे 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 सर। हाँ ये छोटे से नाम है आपके पास, मैंने हालांकि डाटा बहुत है लेकिन बस ये छोटा सा नाम आपको मैं बता रहा हूँ। कोठारी ग्रुप, रोटोमैक की कंपनी, 2,850 करोड़। झुंझुनवाला जो वाटर बेस्ड कंपनी, बता उन्हें कि क्या आप जान के गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि पानी को बेच दिया सरकार ने, और पानी की जो पीने के लिए है वो उसको बेच दिया सरकार ने। और जितने भी वाटर से बेस्ड कंपनी थी वो झुंझुनवाला के पास थी, और उसमें वो लॉस दिखा दिया कितना, 314 करोड़ की। मतलब कि पानी भी बेचो आप, सब कुछ बेचो आप, नुकसान कर दो आप, और झेलेगा कौन? आम जनता। क्यों? पैसा कहाँ से इन्फ्यूज हो रहा है? बैंक से हो रहा है, और बैंक में पैसा किसकी है? आम जनता की है। मेहुल चौकसी है, बड़े नामी है, बहुत नामी है, 8,000 करोड़ का। जतिन मेहता डायमंड कंपनी वेस्ट, एक और डायमंड कंपनी वेस्ट है जो अभी आप फिलहाल भागी फिर रहे हैं लंदन में, पता है आप लोगों को। अभर 4,000 करोड़। अब आप ये जान लीजिए कि इन लोगों का इतने इतने लोन जो हैं वो डिफॉल्टर है, भागे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत जीवन में कोई भी कमी नहीं आई है। लग्जरी लाइफ जीते जा रहे हैं, जेट विमान ट्रैवल करते हैं, कहीं भी कोई आयरन जाके खरीद लेते हैं। ये आपको जतिन मेहता के बारे में बताता हूँ। ये भाई साहब तो एक अफ्रीका में जाके एक छोटी सी देश था, जगह है, वहाँ 10 लाख रुपया दिए, वहाँ की नागरिकता ले ली, आराम से वहां पर बिता रहे हैं, सिगरेट फुकरेट डेली। तो ये हाल है कि हमारे पैसा लेके भाग जा रहे हैं लोग, और नुकसान लगातार बैंक को हो रहा है, और बैंक को नुकसान हो रहा है तो आम जनता को कठिनाई हो रही है। और इससे क्या कहा जाए कि आज हम जिस फेज में आ गए हैं कि जब इस दौर में सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है संग्राम। हम आगे स्लाइड में देखेंगे, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ तो इसमें कुछ कि इस साल गवर्नमेंट सरकार ने, मोदी सरकार की गवर्नमेंट की है कि हम 2 लाख करोड़ के ऊपर हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप 2 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्यों? काम यही है, पैसा नहीं सरकार के पास, उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि उसकी जो जीडीपी है वो 40% से डिक्रीज कर चुकी है। 41% उसका जो आती है कमाई का जरिया, इनकम टैक्स होती है, वो डिक्रीज हो चुकी है। राज्य सरकार को देने के लिए जीएसटी का पैसा उसके पास बिल्कुल ही नहीं रही है। अब क्या किया जाए? तो भाई बेचो देश को। किसके पास बेचा जाए? अंबानी है, अडानी है, बिरला है, बहुत सारे हैं, इनको आप बेचो। तो भाई इन लोगों को बेचिएगा तो आपकी इकोनॉमी सुधर जाएगी क्या? सबसे बड़ा बात है कि किस किस चीजों को बेची जा रही है। भारत बीपीसीएल एक जबरदस्त, जिसके अभी भी उसके उसको देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में मैं बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ के ऊपर है। 5,000 करोड़ की कंपनी, महारत्न कंपनी, उसको आप बेच रहे हैं। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी एक नवगढ़ नवगढ़ उसका रिफाइनरी ऑयल है, उसको बेच दे रहा है, जो कि सबसे ज्यादा 1,811 करोड़ का ऊपर वो बैंक को रेवेन्यू दिए इस साल, पिछले साल 2019-20 में। आप सोचिए कि जी जो अधिक फायदा दे रही है
जो जो प्राइवेट जो जिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसी का चीज हो रहा है, जो जो सिख कंपनी उसको नहीं। हाँ, प्राइवेट ये लाया गया था कि आप जो जो सीख कर जाएगी कि हम चला नहीं पा रहे हैं उसको दिया जाएगा प्राइवेट को चलाने के लिए कुछ दिनों के लिए भी। उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो उसको वापस मर्जर कर दिया जाएगा पीएसयू में। लेकिन ये नहीं करके अभी क्या कर रही है, जो जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बीपीसीएल के अंदर जो प्रॉफिट मेकिंग चीज है उसी को हम उसको लगातार देते जा रहे हैं और लगातार उसको चलाते जा रहे हैं कि भाई आप चलाओ। रेलवे रेलवे जब अब आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, अब उसको बेचा जा रहा है। अब भाई तो अब किसको दिया जाएगा, कौन सा लाइन दिया जाएगा? डेफिनेटली बात है जिसमें फायदा अधिक होगा वही दिया जाएगा पूंजीपति लोगों को। जहाँ मुंबई से दिल्ली चलती है, मुंबई से हैदराबाद चलती है, मुंबई से बेंगलोर चलती है या कहीं और चलती है, तो कोल इंडिया ये भी फायदा वाली कंपनी है। लेकिन उसी सेक्टर को बेचा जाएगा जहां की नुकसान देश को हो और प्राइवेट कंपनी लोगों को फायदा हो। रेलवे, कोल इंडिया, एयर इंडिया, अब एयर इंडिया को भी बेच दिया। अब बताइए जितने भी यहाँ पर नेशनलाइज पीएसयू चीज है वो आते हैं और देश को सेवा करते हैं। कोरोना काल में आप देख लीजिए कौन सी प्राइवेट कंपनी आगे आई, एक का नाम गिना दीजिए। एक का नाम नहीं रहेगा जिसने आके आगे आया और बोला कि मैं देश के आगे आता हूं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, बल्कि भगा दिया लात मार के मजदूरों को, जिसके कारण की मजदूर यहाँ से विस्थापन हो गए, मुंबई से हो गए। मैं खुद मुंबई में हूँ, बेंगलोर से, दिल्ली से, सब जगह से विस्थापित हो गए। क्यों? उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो 20 दिन, 21 दिन भी, 30 दिन भी मजदूरों को खिला सके। ये तो उनकी रणनीति रहती है। लेकिन फिर भी देश की सरकार जागरूक नहीं होती है और बोलती है कि हम बेचेंगे बेचेंगे। और एयर इंडिया जो एयरलिफ्ट करके आई है, एक भी विमान नहीं गई है बाहर, आगे आई है कि मेरा जाएगा। क्या अंबानी की कंपनी बोली आगे आके कि मैं भेजता हूँ, जाके लेके आता हूँ? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन देखिए आज क्या हाल हुई है, उसी एयर इंडिया को बेच दिया। क्यों? एयर इंडिया को बेचने का कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि एयर इंडिया बोलता है लॉस में जा रहा है। लॉस में जा रहा है, क्यों लॉस में जा रहा है? क्योंकि आप उसमें जो उसमें सुधार करना था वो आप सुधार नहीं किए। आप वो सुधार करने दीजिए बगल वाली कंपनी को, जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल। ये पेरिस क्यों कर रही है? इसमें बोला गया कि 4G आप आज भी बीएसएनएल स्टार्टिंग में आप देखा जाए तो बीएसएनएल ने बोला था कि मैं 4G को आप हमको दे दीजिए, मैं इसको लागू कर दूंगा तुरंत और पूरा देश में फैला दूंगा। लेकिन 4G बीएसएनएल को स्टार्टिंग में नहीं दिया गया और रिलायंस को दे दिया गया कि आप लाओ। 5G के लिए भी बीएसएनएल तैयार है। वो बोल वो सिर्फ उसको चाहिए, एक साधन चाहिए, लेकिन साधन उसके पास देता ही नहीं है। बोली लगाने का मौका ही नहीं देता है बीएसएनएल एमटीएनएल को कि हम आगे आएंगे और हम इसको पूरा जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बैकडोर में उसके पूंजीपतियों की एक जबरदस्त पकड़ बनी हुई है, अपने फायदा के लिए वो करती है, जिस कारण देश की सरकार निकम्मी, नकारा और जो भी बोला जाए वही बनी हुई है। बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुकी है आज की देश की सरकार। और इसी कारण की ये लगातार पीएसयू को हम बेचने की ये कारण में पहुंचेंगे। क्यों? जिस इन्वेस्टमेंट करेंगे सरकार में पैसा आएगा, उस पैसा को फिर हम देश में लगाएंगे। लेकिन वो एक तरफ से भूलती जा रही है कि अगर यदि हम सब पीएसयू को बेच देंगे तो फिर बैंक के ऊपर पैसा कैसे आएगा, हमारे देश के पास पैसा कैसे आएगा? और जब प्रदेश के पास पैसा नहीं आएगा तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे दोगे? ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट सबसे नीचे पर पहुंच चुकी है, कृषि भी पूरा इग्नोर किया जा चुका है। अब आप ही सोच सकते हो कि देश की हालात किस प्रकार से दुर्लभ होती जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें से तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार। अब ये देखा जाए कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर सब मिलाकर के 23 पीएसयू जो है वो बेच दिया गया है, जिसमें कि कुछ कुछ आपको नाम बता रहा हूँ। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट, स्टील बनाने वाली सबसे अच्छी कंपनी। हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, हिंदुस्तान भेज एंड ऑयल कॉर्पोरेशन। अब बताइए जो कि तेल बनाती है, जो कि वेजिटेबल से और खाद्य से जुड़ी हुई विभाग है, जो कि स्टील से जुड़ी हुई विभाग है, अब उन लोगों को बेच करके आप बोलते हैं उन लोगों को बेच दिया। क्यों बेच दिया गया? क्योंकि वो लोग मार्केट में अपना स्थान बना नहीं पाए। क्यों स्थान नहीं बना पाए? क्योंकि बोलने वाली बात फिर वही रह गई कि आप बगल वाले कंपनी को, बगल वाले जो प्राइवेट बेस्ड है उनको सारा चीज दे दिए। अडानी आज तेल ही बेच रहे हैं, फॉर्च्यून उसकी कंपनी है।
अब अडानी आपको तेल बेचेंगे, अडानी सब्जी बेचेंगे, अडानी हवाई जहाज चलाएंगे, अडानी सब कुछ करेंगे, अंबानी आप टेलीफोन करेंगे, अंबानी अंबानी भी सब्जी बेचेंगे, अंबानी गोल्ड ही बेचेंगे। अब सब अंबानी अडानी और बहुत सारे आदमी एक ही दो इंडस्ट्री लोग करेंगे, तब बिकेगा नहीं तो क्या होगा। अब आगे स्लाइड में देखा जाए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जो जैसे हम आपको बताए थे कि गवर्नमेंट सरकार ने क्या कहा कि हम उसी को बेचेंगे जो कि सिक हो चुकी, जो कि थोड़ी सी कमजोर है, जिसको हम गवर्नमेंट चला नहीं पाती है, तो उसको बोल देंगे भाई अभी तुम लोग जितने लोग हो तुम लोग आपस में उसको रन करो, और रन करके उसको इस स्थिति में ले आओ कि उसको लाभ में की स्थिति में ले आओ। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा, किसको बेचा जा रहा है? LIC। अब बताइए, देश जब शुरुआती से LIC जब स्टार्ट हुई थी तो कितने आम आदमी, रिक्शा चालक से लेकर के एक अमिताभ बच्चन, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अच्छे अभिनेता, उनके पैसा भी LIC में लगी हुई है। अब उनकी या उनका शेयर को बेचा जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है बल्कि बेच दिया गया है। अब जब बेच दिया गया है तो आपको जान के हैरानी होगी कि LIC में ने जितने लोगों के जिस जिस विभाग में इन्वेस्टमेंट किया उसकी NPA काफी हो गई है। LIC की खुद की कंपनी जो है शेयर, उसका आप देखिएगा कि उसका बहुत ही शेयर कम हुलचुल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुद की NPA है LIC, कभी नहीं सोचा होगा कोई कि LIC से कंपनी की NPA हो सकती है? नहीं। क्यों NPA हुई? सरकार ने उसको बोला कि आप डिस इन्वेस्टमेंट करो, हमारे पास पैसा नहीं है। LIC के शेयर बेचा गया, जिसको बेचा गया वो डिफॉल्ट हो गई। अब डिफॉल्ट हो गई तो क्या होगा? सीधे इफेक्ट किया LIC में, LIC में इफेक्ट हुआ। अब LIC भी का भी लोन मैंने कि पूरी तरह से वो कर्ज में डूब गया है। BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकर, अब ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि अब क्या बोलूं, कि इन लोगों को भी पूरी तरह से बेचने क्या भी सरकार की, अब बेचो बेचो बेचो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU। अब उसको बोला गया तो मैं बोल रहा हूँ कि PSU में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसे बैंक में जो होता है उसमें क्या असर पड़ता है। आपको खुद देखिएगा कि जब SBI एक थोड़ा सा मर्जर करती है अपनी एसोसिएट्स बैंक को, तो उसमें 10,000 के ऊपर एम्प्लॉय को वो छटनी कर देती है। स्टार्टिंग में बोला गया कि किसी की छटनी नहीं होगी, लेकिन आप VRS ले लो, VRS का एक बहाना दिखा करके कि VRS तो उसी को दिया जा रहा है जो कि कंपनी में जो कि काम नहीं करना चाहते हैं, तो एक बहाना मार के उसको बोल दिया गया कि आप VRS ले लो, जैसे कि अभी BPCL में किया जा रहा है। BPCL में ये बोल दिया गया, VRS स्कीम लाया गया है कि आप लोग VRS ले लो और जिसको ले जाना है जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। उसी प्रकार SBI जो कि खुद एक राष्ट्र कंपनी है, अब SBI में जब मर्जर हुआ तो उन लोग की एम्प्लॉय में ले ऑफ हुआ, उन लोगों की नौकरी चली गई, 10,000 के ऊपर एम्प्लॉय का नौकरी चली गई। जब एक PSU में ये हालत है तो आप जान जाइए कि प्राइवेट में जब कोई PSU चली जाएगी, प्राइवेट बैंक चली जाएगी, प्राइवेट हो जाएगा, तो उस पर उसके ऊपर क्या असर होगा? क्या बैंक लॉस नहीं करेगा? सबसे पहले तो ग्रामीण बैंक पर असर आएगी। जितने भी विलेज में नेशनलाइज बैंक के हैं वहां उसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसको बोला जाएगा भाई तुम खाली काम करो, वहां पर 2,000 3,000 में खटवा देंगे, BCBF टाइप का, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बोलता है BC को, है ना। किसी तो ये BC के द्वारा वहां पर आप ही लोन बांटो, आप ही पैसा बांटो सबको, 2,000 रुपया, और करके वहां का बैंक को क्लोज कर दिया जाएगा। बैंक क्लोज क्या होगा तो क्या होगा? स्टाफ की कटौती होगी। आप जाइए या रहो, रहना है तो कम कम आमदनी में रहो। आज आपको 25,000 मिलता है, 10,000 में काम करना तो करो, नहीं करना तो जाओ। इससे आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या देश के आगे आने वाली है। एम्प्लॉयमेंट तो एक्सेस ही दे नहीं रही है, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉय करते जा रही है, और ये हमारे निकट भविष्य में आने ही वाला है यदि हम चेते नहीं तो। और हमको चेतना ही पड़ेगा, हमें आगे आना ही पड़ेगा। यदि हम आगे नहीं आएंगे, हम अपने राइट्स को नहीं सरकार के पास सुनाएंगे, तो हम लोग बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस पर भी सोचना पड़ेगा।
आज जो सरकारी कर्मचारी हैं बहुत अच्छी तरीके से ठाट बाट से रह रहे हैं, उनको बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तो आज जो आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वो कब आपकी खटिया पर आ जाएगी और धरती पर सोने के लायक भी नहीं रहोगे, वो आप उसके सपना में ही देख लीजिए, और हकीकत वो होने वाला है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आगे आइए और देश को एक सबक सीखा। देश के जो हैं आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको तक बात पहुंचाइए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप विरोध कर दिया, बम फोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं बात है। विरोध करने का तरीका हमारे संविधान ने हमको दिया है, राइट दिया है कि आपको, आपके ऊपर कोई भी यदि हानि, आपको नुकसान पहुंचता है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। आप बोलिए, अपने बातों को रखिए, और जबरदस्त तरीके से बात को रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश पूरी तरह से पीछे जा रहा है और पीछे जाता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक की मेरी बात थी कि हम लोग अब कैसे आगे बढ़े। तो हम देखें कि जब पीछे से लेके आज तक जो भी घटनाएं हुई, सारे के सारे में प्रॉफिट किसको हुआ? एक खास कंपनी को, एक खास आदमी को, एक खास व्यक्तित्व को। लेकिन जो जिसको फायदा होना चाहिए सरकार को, वहाँ हुआ नहीं। तो बस हम क्योंकि काफी समय हो गया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी से कि जागना पड़ेगा, और इस जागने के लिए एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा, और उस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बैंक यूनियन में ही बहुत सारे ऐसे हैं नेता लोग, बहुत सारे यूथ हैं, क्योंकि आज बैंक में बहुत सारे ये है जो कि यंग हैं, यंग जनरेशन से हैं। वो लोग आज की समस्या को जानते हैं, वो लोग प्लेटफॉर्म में लड़ रहे हैं। ट्विटर पर लगातार लड़ाई हो रही है, रेलवे की लगातार आप देखेंगे ट्विटर में, वो टॉप 10 में वो जा रही है कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेल और स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक पीएसयू, ये लगातार जारी। तो हम लोग अपना लगातार जंग जारी रखे हुए हैं, और इस जंग को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, और इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे कि सरकार को शायद डोल जाना पड़ेगा एक कि वो पीछे हटना, पर हम लोग उसको मजबूर कर देंगे। अभी मजबूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे देश की बात है। एक खास व्यक्ति, एक व्यक्ति देश को नहीं चला सकता है। हम देश को चलाएंगे, हम चलाएंगे, ना कि 5 साल में 5 साल की आयु हुई कोई भी सरकार जो मन करेगा भाई इसको भेज दो। ये ऐसे नहीं होगा। जमींदारी व्यवस्था को ऐसे ही खत्म नहीं किया गया था कि उस समय भाई वल्लभ भाई पटेल ने किया था, नहीं, सब लोग एक हो जाता। आज वल्लभ भाई पटेल कैसे भी बड़ा हम लोग को बनना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक करना पड़ेगा। इन बड़े बड़े जो नेशनलाइज बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनसे पैसा को हम लोग ला करके समाज में हमको देना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि सही तरीके से आप पीएसयू को सुधारें, पीएसयू को लाइन में लाएं, पीएसयू में जो कमी है उसको ठीक करें, और हम इसी प्रकार हम पीएसयू को जो कमियां हैं, अंदरूनी कमियां हैं, उसको दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि उसको बेच करके। तो मेरे सरकार से यही निवेदन है कि पीएसयू की अंदरूनी समस्या को आप दूर कीजिए, क्योंकि इसमें जनता की पैसा लगी हुई है, जनता की कमाई लगी हुई है।